नमस्कार मित्रों, आपका आज हम लोग नया वीडियो और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सदिश, यानी इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। आप इस वेक्टर के पूरे वीडियो देखना, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करना, आपसे कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी थ्योरी देखना। आज हम लोग थ्योरी वाला वीडियो देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपके पास डेफिनेशन लिखूंगा और वह डेफिनेशन रह जाएगी अपने सदिश। सबसे पहले सदिश किसे कहते हैं और उस सदिश की परिभाषा लिखाऊंगा। लिखिए सदिश, मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सदिश लिखिए, वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, उसे सदिश कहते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण है बल, वेग और विस्थापन। ये इसके उदाहरण है। आप कहोगे सर बल कैसे? यानी बल को आप यहां से परिभाषित करने के लिए, यहां से अगर किसी बल को यहां से अगर मैं बल दूंगा तो बल की दिशा भी होगी, बल का परिमाण भी होगा। और वेग भी सदिश राशि है, वेग भी एक ही दिशा होती है और उसकी भी परिमाण होता है। इसके बाद दूसरी राशि आती है, यानी जिसमें दिशा हो, जिसमें परिमाण हो, उसे सदिश कहते हैं। और दूसरी राशि होती है, वो होती है अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? लिखिए, वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी जिस राशि की दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, जिस राशि की दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी इसमें परिमाण और दिशा, इन दोनों की बात करें को इसका परिमाण तो होगा लेकिन दिशा इसकी नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, इसकी एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो देखो, लंबाई में परिमाण तो है, इसकी दिशा नहीं है। मैं कहूँगा 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर लंबाई तो है, इसकी दिशा नहीं है। जैसे मैं बात करूं समय का, जैसे मैं बात करूं क्षेत्रफल की, जैसे मैं बात करूं तापमान की, जैसे मैं बात करूं आयतन की, इन सब की दिशा होती है क्या? दिशा नहीं होती है इनकी। कहां से होगी दिशा? मैं कहूंगा मेरे को 5 किलो जैसे 5 लीटर पानी चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। इसका मतलब दिशा नहीं है। जिसकी दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यूं आगे हम लोग देखा जाए तो अब हम लोग एक निरूपण समझते हैं जिसका नाम है सदिश निरूपण। सदिश को हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? देखो, सदिश निरूपण टॉपिक का नाम लेगा और सदिश निरूपण। सदिश को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे एक सदिश है जिसका इनिशियल पॉइंट एंड प्रारंभिक बिंदु ए है
और एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु बी है। अब इस सदिश को मैं प्रदर्शित करूंगा ए और बी वेक्टर, ठीक है, ए बी वेक्टर। इसको नाम मैं दे देता हूं ए वेक्टर कहो और या फिर ए बी वेक्टर कहो। इस ए बी वेक्टर का मतलब इस सदिश का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। ये है सदिश का निरूपण। अगर आप कहोगे सर ऐसे लिख दे, तो अगर मैं ए बी लिख दूं और निशान तीर का ऐसा आ जावे तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए सदिश, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु बी है और अंतिम बिंदु इसका ए है। क्या मैं इसको माइनस ए भी लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैं माइनस बाहर ले लूं तो इसमें चिन्ह में फर्क आ जाएगा। कैसे आता है देखो इधर, जैसे मैंने ए बी सदिश लिखा, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश सदिश। अब ये स्थिति सदिश क्या होते हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो देखो इधर, जैसे मैंने ए पॉइंट ले लिया और यहां पर बी पॉइंट ले लिया, इसके निर्देशांक मैंने लिख दिए 1 1 2, इसके निर्देशांक ले लिए 2 2 और 5, ठीक है। अब इसको मैं अगर लिख देना चाहूं तो ए बी सदिश, तो इसको लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी इसको लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस 5k माइनस i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे सोल्व, इसको i वाले में से i वाला घटाएंगे तो 2 माइनस 1 i प्लस 2 माइनस 1 j प्लस 5 माइनस 2 k, इसको लिखेंगे i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये है हमारे पास ए बी वेक्टर, यानी ए बी स्थिति सदिश को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आपसे अगला बिंदु, ऐसे इसको लिखने का तरीका है। अब मैं अगला टॉपिक लगाइए मेरे पास, साथ साथ आप भी लिखिए सदिशों के प्रकार। सदिश के प्रकार यानी सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश के कौन कौन से प्रकार हैं उसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक लगाइए सदिशों के प्रकार में है हमारे पास शून्य सदिश। अब इस शून्य सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखिए, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो या वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो और अंतिम बिंदु समान हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, तो शून्य सदिश की परिभाषा क्या है कि वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो या वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। कैसे, जैसे आपको लिखे ए सदिश को क्या शून्य सदिश कह सकते हैं? हाँ, ए सदिश को मैं शून्य सदिश कह सकता हूं। क्यों? इसको मैं लिख सकता हूं, इसका अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश है ए का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश माइनस वापिस ए का स्थिति सदिश।
यानी सेम के स्थिति सदिश में से सेम के स्थिति सदिश को घटा दे तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसको लिखिए डिनोटेट कैसे प्रदर्शित, इसके आगे लिखिए इसे जीरो वेक्टर से दर्शाते हैं। आगे लिखो इसकी दिशा परिभाषित नहीं होती है, इसकी दिशा अपरिभाषित होती है। अब आपको कहते हैं शून्य की क्या परिभाषित दिशा क्या होगी, अरे शून्य कोई सदिश ही नहीं है तो उसकी किसी कोई सदिश ही नहीं है तो उसकी दिशा क्या होगी। मैं कहूंगा ये एक बिंदु, और इस बिंदु को मैं उन शून्य सदिश कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका स्थिति सदिश वही है, ए की बी वही है, बी भी वही है, तो ये एक बिंदु रहेगा। और इस बिंदु की दिशा क्या होगी रे? अरे एक बिंदु की कोई दिशा नहीं होती है। अगला लिखो, अगला हेडिंग लगाइए, मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते रहिए। दूसरा मेरे पास है वो है इकाई सदिश, यहां इसे हम लोग बोलेंगे मात्रक सदिश, यहां इसे बोलेंगे एकांक सदिश, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब ये इकाई सदिश, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है? तो देखिए मेरे साथ, ये होता है वह सदिश जिसकी परिमाण तो एक हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। यानी वह सदिश जिसका परिमाण यानी मॉड्यूलस परिमाण एक हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। अगला लिखिए इसे, अब इकाई सदिश का एकांक सदिश कहते हैं। उस सदिश को प्रदर्शित करने के लिए सदिश की दिशा और एकांक सदिश की दिशा सेम ही होती है, तो इसे एक कैप यानी टोपी, एक कैप से दर्शाते हैं। और इस इकाई सदिश का मान निकालने की कोशिश करूंगा, तो एक कैप बराबर ए का ए सदिश बटा ए सदिश का मॉड्यूलस, सदिश बटा सदिश का मॉड्यूलस, ये होता है एकांक सदिश या इकाई सदिश। यानी सदिश बटा सदिश का मॉड्यूलस, आपको मैं पूछ लूं, एक उदाहरण लिख के लिखूं यहां पर, आई प्लस जे कैप प्लस कैप कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो। यानी ए सदिश हमारे पास ये है और इसका मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एकांक सदिश को प्रदर्शित करने का मतलब होता है ए कैप बराबर सदिश बटा सदिश का मात्रक मॉड्यूलस। अब ए कैप बराबर क्या होता है? सदिश ए सदिश का मान कितना है? तो आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा ए सदिश का मोड क्या होता है? अंडर रूट में आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? आई प्लस जे प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप बटा अंडर रूट में 3, ये आएगा आंसर। आगे देखिए, अगली बात करूं मैं, अब मैं कुछ इसकी मोस्ट पॉइंट लिखा देता हूं। लिखो एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष कॉमा जेड अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में
इकाई सदिश क्रमशः आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप होंगे। लेते हैं, लिखिए। एक्स वाई और जेड की दिशा में इकाई सदिश कैसे लगते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप लेते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में 8 परिमाण का सदिश। अब वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? जे कैप। 8 परिमाण का यानी 8 से गुणा कर दो, 8 जे कैप होगा। समझ में आई बात? आगे लिखिए। आगे हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। अच्छा, स्थिति सदिश लिखाया था मैंने, क्या सदिश निरूपण लिखाया था? अब मैं स्थिति सदिश लिखाना आपको। टॉपिक का नाम डालिए, टॉपिक का नाम डालिए स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूं मैं, लिखो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष है बिंदु P की स्थिति सदिश को, लिखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष है बिंदु M, लिख दो, बिंदु M की स्थिति सदिश को व्यक्त करने वाला सदिश M, बिंदु M की स्थिति सदिश बिंदु M की स्थिति सदिश, P है तो P लिख दो, पॉइंट P है ना, पॉइंट होता है ना, ये भी पॉइंट लिख देते हैं। बिंदु P की स्थिति सदिश, बिंदु P की स्थिति, ऐसे लिखो स्थिति सदिश, स्थिति, हाँ, बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश OP सदिश P का स्थिति सदिश कहलाता है, P का स्थिति सदिश कहलाता है। अब आपको कोई पूछ ले P का स्थिति सदिश किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। किसी स्थिति सदिश का मतलब होता है हमेशा आपको स्थिति सदिश किसके रेस्पेक्ट में नहीं निकालना है, निकालना किसके रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में। कुछ नहीं दिया होता है तो कैसे, जैसे आप लिखो, जैसे आपने ग्राफ देखा ही होगा, ग्राफ ऐसा होता है जिसका ये अक्ष होता है x और ये होता है y और ये होता है z और ये होता है o। अब आपके सामने एक बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं P, और इस P का पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y, z। ठीक है, अब आपको कोई पूछ ले इस पॉइंट का OP सदिश का स्थिति सदिश निकालो, तो OP सदिश का स्थिति सदिश मतलब P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश, और O के कोफिशिएंट होते हैं 0, 0, 0, और P माइनस O करेंगे तो x i कैप, y j कैप, z k कैप, ऐसे लिखेंगे इसको। राइट बात है। अब आगे अगर बात करें, अब आपको पूछ ले इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, तो OP का अगर परिमाण निकालना तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, OP का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कभी भी निकालते हैं ना तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, यानी x का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। राइट बात है। अगला लिखिए, आपको कोई पूछ ले, एक एग्जांपल लगा के आप लिखिए, सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का परिमाण ज्ञात करो, परिमाण ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ए सदिश क्या है मेरे पास, आई प्लस जे प्लस के, इसका परिमाण ज्ञात करना है।
तो यहाँ माइनस लगा दो चलो, ताकि प्लस वाला आगे किया हुआ है। तो इसको लिखेंगे आई कैप के कोफिशिएंट में एक है तो ए का स्क्वायर, जे कैप में माइनस ए का स्क्वायर, के कैप में ए का स्क्वायर। इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3। बिल्कुल नॉर्मल है चीज़। अब देखो आगे देखो, अगला लिखो सदिश ए की दिशा में आठ परिमाण का स्थिति सदिश। अब आपको सदिश ए सदिश क्या है, ए सदिश यहां लिख दो ना, ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इस ए सदिश की दिशा में, दिशा तो आपको यही रखनी है, आपको एक ऐसा सदिश निकालना जिसका परिमाण है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एकांक सदिश निकालेंगे। सदिश आई माइनस जे और प्लस के, एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, सदिश बटा सदिश का मॉड्यूलस। ठीक है, अब एकांक सदिश निकालना है तो सदिश मेरे पास क्या है, आई माइनस जे प्लस के बट्टा अंडर रूट में एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। कितना आया, एक कैप का मान आई माइनस जे प्लस के बट्टा अंडर रूट में 3। अब मेरे को अलग अलग लिखे तो अच्छा दिखेगा, तो यहाँ दिखेंगे आई कैप बटा अंडर रूट में 3 माइनस जे कैप बटा अंडर रूट में 3 प्लस के कैप बटा अंडर रूट में 3। अब मेरे को तो कितने परिमाण का चाहिए, 8 परिमाण का चाहिए, तो 8 परिमाण का स्थिति सदिश, 8 परिमाण का सदिश। अब 8 परिमाण का सदिश मेरे को कितना होगा, तो इसको ए कैप को 8 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 बटा अंडर रूट में 3 आई कैप, 8 बटा अंडर रूट में 3 जे कैप, 8 बटा अंडर रूट में 3 के कैप। राइट बात है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला हमारा टॉपिक लगाओ, उसका नाम लिखो सदिशों का योगफल। लिखेंगे इंग्लिश में लिखो, अगला टॉपिक का नाम हेडिंग लगाओ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर का एडिशन, वेक्टर में एडिशन क्या होता है, कई लोगों तो दिक्कत होने वाली है कि वेक्टर में क्या जोड़ते, हाँ बिल्कुल वेक्टर में जुड़ता है ना, कैसे, इसके कुछ नियम हैं और उस नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है वो है, फिजिक्स में आता है ये नियम, वो नियम है हमारे पास सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। अब त्रिभुज नियम क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर ट्राइंगल, मतलब वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं उसका नियम है, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे आपको एक वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है और तीसरा वेक्टर इस तीर के सामने आ रहा है, और इसका इनिशियल पॉइंट है वो ए है, ओ है, उसका ये ओ है, ए है, ये बी है। अब यानी ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी सदिश।
ये है हमारे वेक्टर के सदिश का योगफल का नियम। और योगफल का नियम क्या है? इन दोनों की जोड़ करो और जो तीर सामने आ रहा है ना वो इसके दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। अब आपको कोई पूछ ले सर हमारे को तो 0 के बराबर करना है, आप जब भी ओ ए लिखेंगे इसको ए बी लिखेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इसको मैं ओ बी लिख सकता हूं, इसके बराबर 0 कर दूंगा। आप कहोगे सर हमारे को तो माइनस थोड़ी चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो इसके बराबर जब भी इसमें आगे पीछे करते हैं तो माइनस का फर्क आता है, तो बी को मैं जैसे ही आगे लाऊं ओ को पीछे लूंगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, आगे माइनस और आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपके पास एनसीईआरटी के अंदर ऐसा एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ में आई बात? इसको आगे पीछे ऐसे घुमाया हुआ है ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। वो है हमारे पास, अब अगर आप चाहो तो इसको आगे पीछे करें तो इसको जैसे ही आगे पीछे करेंगे तो अगर इसको तो कुछ नहीं है, चलो इसको आगे पीछे करें तो इसको आगे लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको बी ऐसे माइनस में फर्क आ जाएगा। ये भी राइट बात है। मतलब ये त्रिभुज के सभी नियम त्रिभुज के नियम है, सभी सही है। समझ में आई बात? अगला नियम हमारे पास आ रहा है त्रिभुज नियम के बाद, इसको इसमें तो अब लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो त्रिभुज नियम में दो भुजाओं का योगफल जो उसके विपरीत भुजाओं के योगफल के नहीं, विपरीत भुजाओं के मतलब दो सदिशों के परिमाण और दिशा त्रिभुज के क्रमागत दोनों भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इन सदिशों का योगफल विपरीत क्रम की तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। क्या मतलब लैंग्वेज से समझ लेना आप। अगली बात है हमारे पास, वो नियम है हमारे पास सदिशों का समानांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है लिखिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं। लिखो, यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं से व्यक्त करते हैं तब इनके योग को आसन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। कैसे विकर्ण द्वारा कैसे व्यक्त किया जाता है सब मैं आपको बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज बना देता हूं पहले मैं, आप भी मेरे साथ साथ बना दीजिएगा। अगर ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योगफल, एक भुजा ऐसे ले ली मैंने, इस टाइप की एक भुजा ले ली,
कहाँ डाले, हाँ देखो एक भुजा मैंने ऐसे ले ली और दूसरी एक भुजा ऐसे ले ली, तीसरी भुजा ऐसे ले लूंगा इसके समांतर, चौथी भुजा ऐसे ले लूंगा। अगर मैं बात करूं इसका विकर्ण की बात करूं तो इसका विकर्ण कौन सा होगा, ये होगा। अब इसका विकर्ण है वो इन दो भुजाओं के योगफल के बराबर आएगा। कैसे? अगर मैं इसकी आसन भुजा ए मान लो और इसकी आसन भुजा बी मान लो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ओ माने, इसको ए माने, इसको बी माने, चलो इसको बी माने और इसको सी मान लें, तो इस त्रिभुज नियम के द्वारा ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ ए होगा, ओ बी होगा। तो इसका मतलब इस त्रिभुज नियम के आधार पर विकर्ण का मान कितना होगा, विकर्ण एंड डायगोनल बराबर हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। समझ में आई बात? आगे देखिए, ये बस सदिश नियम यही है, ठीक है, यानी ये विकर्ण आएगा, कहने का मतलब इसके विकर्ण के मान आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश, नॉर्मल प्रश्न था। अब ऐसे आप बहुत सारे सदिशों का योगफल कैसे कर सकते हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी, जैसे ये ओ ए ले लेते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट ओ ए ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, एक ओ ए ले लेते हैं, एक ओ बी ले लेते हैं, एक ओ सी ले लेते हैं, एक ओ डी ले लेते हैं। अब इसको अगर मैं मिलाऊं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ और इसको इधर की तरफ मिला देता हूँ, तो इसको इधर, इसको इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ, तो ये दोनों का योगफल ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी ये जो ए बी आएगा ना वो इन दोनों के योगफल के बराबर आ जाएगा। इसको मैं बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, तो जो ओ बी आएगा ना वो आएगा ओ ए प्लस ए बी। समझ आई बात? अब ये ओ डी किसके बराबर आएगा, अब मैं ओ सी किसके बराबर आएगा, जो ओ सी आएगा ना वो आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। आपको कोई पूछ ले ओ डी किसके बराबर आ जाएगा, तो ओ डी बराबर आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इस सब के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये आप सब बहुत सारे को जोड़ सकते हैं। ये बोलते हैं अनेक, इसका टॉपिक का नाम लिख दो ऊपर, अनेक सदिशों का योगफल। आगे देखिए, अगला हम लोग टॉपिक चलते हैं, तो उसमें अगर हम लोग बात करते हैं स्थिति सदिश, और इस स्थिति सदिश के साथ साथ मैं आपको अगर बात करूं विभाजन बिंदु कैसा होता है, तो वो हम लोग प्रश्न आएगा तब देख लेंगे, या फिर अपन लिख लेते हैं अभी यहाँ से विभाजन बिंदु, या फिर विभाजन बिंदु को तो इसके टॉपिक के बाद ले लेते हैं। देखिए विभाजन एक टॉपिक का नाम लेगा जी, विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। इसको सही ढंग से लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिखो तो लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट। पोजीशन वेक्टर और डिवाइडिंग पॉइंट ये क्या होता है? देखिए अगर हम लोग बात करें आपसे, तो एक पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, मूल बिंदु ले लेते हैं, और मूल बिंदु के सापेक्ष एक बिंदु ले लेते हैं ए बिंदु, दूसरा बिंदु ले लेते हैं पी बिंदु, और तीसरा बिंदु ले लेते हैं बी। अगर मैं एक बात करूं आपसे, ए और बी बिंदु को मिलाऊं यहाँ से मैं,
ए और बी बिंदु को, और दूसरा इसके बीच में पी बिंदु आ रहा है, और ए और बी बिंदु है, इसको मैं अगर एम और एन के अनुपात में विभाजित करूं आपसे आपस में, तो मैं इसको मूल बिंदु के सापेक्ष ले लेता हूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए सदिश, और इसको लिख सकता हूं मैं सी सदिश, और इसको लिख सकता हूं मैं बी सदिश। राइट बात है। अब देखा जाए तो इसको आप लाइन से लिख दो, यहां लिख दो, यदि ए और बी दो बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश हो, तो ए बी को एम अनुपात एन अनुपात में विभाजित करने वाले सी का स्थिति सदिश सी होता है। सी कितना होता है बताओ मैं, अब सी का मान निकालना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और पी का अनुपात है, पी और बी के अनुपात है मेरे पास एम अनुपात एन। अब इस ए और पी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए पी वेक्टर को और पी बी वेक्टर को लिख सकता हूं पी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो इसको लिख सकता हूं मैं पी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, और पी के स्थिति सदिश को मैं मान लेता हूं पी, और ए के स्थिति सदिश को मान लेता हूं ए वेक्टर, और चलो इस पी के स्थिति सदिश को और इसको बी सदिश मान लेता हूं। ठीक है, इसने पी लिखा हुआ था, यहाँ पी लिख देता हूँ पी सदिश। ठीक है, अब यहाँ पर भी पी लिखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर, इसको लिख सकता हूं मैं पी माइनस ए, सही बात है, पी सदिश माइनस ए सदिश, और इसको लिख सकता हूं बी सदिश माइनस पी सदिश, इसको लिख सकता हूं एम अपॉन एन। इसका अगर ऐसे गुणा कर दूं तो कितना आता है, पी सदिश इंटू एन माइनस ए सदिश इंटू एन, एम सदिश एम इंटू बी सदिश एम इंटू पी सदिश। मेरे को तो पी सदिश का मान याद करना है, तो इसको इधर भेज देता हूं, तो पी सदिश एन प्लस एम, एम बी सदिश प्लस ए एन सदिश, ए सदिश एन एम प्लस बट पी सदिश का मान निकालना चाहूं तो एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश बटा एम प्लस एन, ये आएगा। तो यह मान आया मेरे पास। अब आपको डायरेक्ट ये कौन सा सदिश था मेरे पास, ये था आंतरिक विभाजन वाला, प्लस आ रहा है ना, तो आंतरिक विभाजन दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना। अब यही अगर बाह्य विभाजन में आ जावे तो मेरे को, यदि बाह्य विभाजन हो, देखो यदि बाह्य विभाजन हो तो ये विभाजन बाह्य हो तो क्या होता है, तो हमारे पास सी सदिश आ जाएगा, बीच में माइनस लगा दो, एम सदिश बी सदिश माइनस एन ए सदिश बटा एम माइनस एन, इतना ही फर्क आएगा, केवल माइनस और प्लस का फर्क आएगा। अब देखो यदि मध्य बिंदु हो तो सी, मध्य बिंदु हो तो सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश बटा 2, राइट। अब ये चीज थी। आगे देखिए, एक टॉपिक लिखिए, प्रश्न लिखिए, यदि बिंदु ए सदिश
वह बी सदिश जो कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप तथा 3i प्लस 2j कैप से निरूपित है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड को 3:4 में अंतर विभाजित करने वाले